हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे, जिसमें ये बताया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय के क्या क्या समुच्चय हैं, एग्रीगेट्स क्या क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, इसके सूत्र कैसे बनाए जाएं और इनसे संबंधित सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। छोटी छोटी नेशनल इनकम से रिलेटेड जितनी टर्म्स थी, जैसे फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है, रेजिडेंट्स किसे कहेंगे, नॉन रेजिडेंट्स किसको कहेंगे, फिर फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम के मेजरिंग टूल्स, जिसको अपन कहें कि उसको मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मापने की विधियों को पढ़ने से पहले अपन ने पहले भी सर्कुलर फ्लो को पढ़ा था। उसमें हमने 2 सेक्टर बताए थे। पहला सेक्टर था हाउस होल्ड, जिसको पारिवारिक क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा क्षेत्र होता है व्यवसायिक क्षेत्र, जिसको यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है। तो पारिवारिक क्षेत्र के पास में उत्पादन के साधन होते हैं, और ये उत्पादन के साधन कहाँ से कहाँ जाएंगे, पारिवारिक क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए जाएंगे। उनको इनकी सेवाओं के बदले व्यवसायिक क्षेत्र से क्या प्राप्त होगा, कुछ न कुछ प्रतिफल मिलेगा। जैसे उत्पादन के साधन कौन कौन से, भूमि, तो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन कहाँ से कहाँ गए, पारिवारिक क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की ओर गए। तो व्यवसायिक क्षेत्र से उनको मुद्रा के रूप में प्रतिफल की प्राप्ति होती है। जैसे भूमि के बदले लगान मिला, श्रम के बदले मजदूरी मिली, पूंजी के बदले ब्याज मिला और साहसी को लाभ मिला। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ उत्पादन के साधन जो लगे हैं वो प्रोडक्शन करेंगे, और किसका प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन परचेज करेगा, तो हाउस होल्ड करेंगे, पारिवारिक क्षेत्र करेगा। तो ये वस्तुएं और सेवाएं कहाँ जाएगी, व्यवसायिक क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र की ओर जाएगी। अब ये वस्तुएं और सेवाएं जब इन्होंने खरीदी, तो इसके बदले इनको भी कुछ न कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट मनी की फॉर्म में करेंगे, और ये देंगे इनको पेमेंट वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बदले। तो ये खर्च करेंगे, वो खर्च वापस किसके पास जाएगा, व्यवसायिक क्षेत्र के पास जाएगा। यही जो मनी नेशनल इनकम जो है उसका सर्कुलर फ्लो है, और यही सर्कुलर फ्लो है वो 3 अवस्थाएं बनाता है, और इन्हीं 3 अवस्थाओं से 3 विधियों का निर्माण होता है। देखिए आगे कि इससे कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बनती हैं। तो इससे 3 अवस्थाएं बनेगी। जैसे सबसे पहले अपन ने कहा कि उत्पादन के साधन गए, तो व्यवसायिक क्षेत्र में उन्होंने उत्पादन किया, तो उसको कहेंगे उत्पादन विधि। जो उत्पाद बने उनको बेचा और उससे आय की प्राप्ति हुई, उस आय का वितरण किस में होगा, उत्पादन के साधनों के अंदर। तो आय के वितरण की बात करेंगे तो वो आय विधि हुई। जब उत्पादन के साधनों को आय की प्राप्ति हुई, तो वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बदले खर्च करेंगे, तो वो हो गई व्यय विधि, जिसको आय के विन्यास की विधि भी कहा जाता है। अब देखिए फर्स्ट इनके फ्लो की बात करें, तो सबसे पहले यदि अपन देखें कि यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। फिर इससे इनको क्या मिलेगी, यहाँ कोई ना कोई पेमेंट आएगा, आय आएगी। तो जो प्रतिफल आएगा, जिसको अपन आय न कह के प्रतिफल कहें, तो इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वो कहाँ वितरित होगा, उत्पादन के साधनों में वितरित होगा। तो यहाँ क्या था, उत्पाद मतलब प्रोडक्शन हुआ, यहाँ इनकम मिली, और ये क्षेत्र इस इनकम को क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च करेगा। तो इसको अपन कहेंगे एक्सपेंडिचर। तो ये सर्कल जो बन रहा है, ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर फ्लो है। यही 3 विधियों का निर्माण करता है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि का। आगे देखिए ये ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है उसको देखिए। जैसे फर्स्ट मेथड है अपना उत्पाद विधि, सेकेंड है आय विधि, और तीसरी है व्यय विधि। ये तीनों बराबर होते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी, त्रिपक्षीय समरूपता। यदि हम राष्ट्रीय आय को उत्पाद विधि से मेजर करें, आय विधि से मेजर करें या व्यय विधि से मेजर करें, तो तीनों ही से ये बराबर आती हैं। तो इस कारण ये कहा जाता है इसे
ट्रिपल आइडेंटिटी। आगे देखिएगा, फर्स्ट है अपनी उत्पाद विधि, जिसको मूल्यवर्धन विधि के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये विधि कि एक लेखा वर्ष में, ये लेखा वर्ष है, एक लेखा वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में उसकी जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसमें उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही जीडीपी ये है आपकी कौन सी विधि, उत्पादन विधि। अब मूल्यवर्धन के संदर्भ में देखें तो एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम जो प्रोड्यूसर हैं उसके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि, जैसे हम कहें गेहूं, एक बोरी गेहूं का मूल्य वर्तमान में कहें तो 2000 रुपये है। उस गेहूं को किसी व्यक्ति प्रोड्यूसर ने खरीदा तो उसने आटा बनवाया, आटे का मूल्य बढ़ के कितना हो गया, उसी एक बोरी 100 केजी था, वो 100 केजी 2000 रुपये का था, लेकिन जैसे ही आटे की फॉर्म में आया तो माना कि उसकी वैल्यू हो गई 2500 रुपये। उस आटे से यदि रोटियां बना दी गई या कोई दूसरा प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट हो गया 3000 रुपये में। अब 3000 रुपये के बाद में मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार हुआ तो वो सेल किया जा रहा है 3500 रुपये में। तो हम किसको काउंट करें, गेहूं 2000 रुपये, आटा 2500 रुपये, 4500 हुए। फिर हमने कहा कोई प्रोडक्ट बना तो वो कितने का बना, 3000 का, तो 7500 रुपये हुए। फिर हमने कहा कि इसको 3500 में बेचा गया तो कितने हो गए, 11000 रुपये हो गए। तो क्या 11000 रुपये नेशनल इनकम होगी, क्या 11000 रुपये हमारा प्रोडक्शन होगा, तो नहीं। फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत को ही जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को ही सम्मिलित करेंगे तो हम कहेंगे कि 3500 रुपये हैं वो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस है, उसकी वैल्यू है, तो वही अपन जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे। आगे देखिए कि साइमन कुजनेट्स ने इस मेथड को एक अन्य नाम दिया है जिसे कहा जाता है वस्तु सेवा विधि, क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, इस कारण से इसको वस्तु और सेवा विधि के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा कि वैल्यू एडिशन कैसे फाइंड करें। जैसे सूत्र है अंतिम उत्पाद का मूल्य, ये ध्यान रखिएगा, ये अंतिम उत्पाद का मूल्य है और ये है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। जैसे मैंने कहा कि 2000 रुपये क्विंटल गेहूं है, उससे आटा बनाया। अब 2000 रुपये एक क्विंटल गेहूं है, उसको उत्पादित करने में किसान को 1500 रुपये का खर्चा हुआ, तो 1500 रुपये इंटरमीडिएट है, 2000 रुपये क्या है, फाइनल गुड है, जैसे गेहूं की फॉर्म में। मतलब उत्पाद का मूल्य कितना है, अंतिम तो नहीं कहेंगे, उत्पाद का मूल्य कहेंगे 2000 रुपये। वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 500 रुपये। जैसे किसान ने बेचा तो 500 रुपये मिले, फिर उससे आटा बना तो 2500 रुपये हुए, मतलब फिर 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। फिर उससे रोटियां बनाई गई, डबल रोटी बनाई या कोई प्रोडक्ट बना, वो 3000 रुपये में बना, फिर 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। फिर लास्ट में देखेंगे कि बेचा जाता है तो वो 3500 में बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे फिर 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। तो ध्यान ये देना है कि या तो फाइनल प्रोडक्ट्स जो भी बना है उसको जोड़ें या सारे वैल्यू एडिशन को लेके जो इनिशियल प्रोडक्ट था अपना उसमें ऐड करें, तो दोनों ही बराबर आते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड किया जाता है। तो हम देखते हैं कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में होने वाले मूल्यवर्धन को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से, क्योंकि ग्रॉस है, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डी मतलब डोमेस्टिक है, इसको यदि हमको नेशनल बनाना है, आप चाहे तो पहले मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाएं और आप चाहे तो पहले डोमेस्टिक से नेशनल बनाएं। यदि हम पहले मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला नंबर 3 याद कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यदि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो अपन कुछ माइनस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है तो वो माइनस करेंगे अपन NIT
NIT को जैसे ही माइनस किया हमें प्राप्त हो जाएगा NDP एट फैक्टर कोस्ट। अब ये डी मतलब डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए मैंने बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल में कितना अंतर होता है, NFIA के बराबर अंतर होता है। तो यदि हम डोमेस्टिक के अंदर NFIA को जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाए, तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी, NNP एट FC की प्राप्ति होगी। तो क्लियर है कि हम प्रोडक्शन मेथड या मूल्यवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय को कैसे ज्ञात करें। आगे देखिएगा, सेकेंड है आय विधि। आय विधि से कैसे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। आय विधि में क्लियर है कि जो भी उत्पादन के साधन है उसमें आय के वितरण के द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि में राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारक मतलब उत्पादन के साधन, जैसे श्रमिक की बात कर लें, भूस्वामी की, पूंजीपति, उद्यम, ये सारे उत्पादन के स्वामी हैं। तो इनको इनकी सेवाओं के बदले क्या मिलता है, तो हमने कहा मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इनकी प्राप्ति होती है। तो इसकी यदि जोड़ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इनकम मेथड में चेंज है। तो ये घरेलू सीमा के अंदर है, इसमें किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकम की बात हो रही है और इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इस कारण से इनको यदि हम जोड़ते हैं, क्योंकि साधन है, तो इन साधनों को जो आय होगी तो उसे कहा जाएगा NDP एट फैक्टर कोस्ट। आय विधि से यदि टोटल करेंगे इन सबको तो क्या प्राप्त होगा, NDP एट फैक्टर कोस्ट। ध्यान दीजिएगा, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको इसके अंदर जोड़ा जाता है। सबसे पहला हमने कहा कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ा जाएगा, नंबर 1। परिचालन अधिशेष जोड़ा जाएगा, नंबर 2। और मिक्स्ड इनकम जोड़ी जाएगी, नंबर 3। हम आय विधि को ज्ञात करने के लिए किसको ऐड करेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ेंगे। किसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहें, नंबर 1 वेतन मजदूरी मिली है वो पारिश्रमिक है। प्रत्यक्ष आय, नकद लाभ, नकद भुगतान या लाभ प्राप्त हुए हैं तो उसे अपन कर्मचारी की आय या उसका पारिश्रमिक मानेंगे। अगला देखिए कि परिचालन अधिशेष किसे कहें, ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहें। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, किराया, रॉयल्टी और लाभ, वो इसके अंदर सम्मिलित होगा। मिश्रित आय में जितने भी छोटे मोटे ठेले वाले व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारियों की जो आय होती है उसे अपन मिश्रित आय के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो इन तीनों ही क्षेत्रों को जोड़ा। पहला क्षेत्र देख लीजिए, वेतन मजदूरी। दूसरे में अपन ने कहा कि किराया, रॉयल्टी और लाभ, उसको जोड़ा। और लास्ट वाला था मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को यदि जोड़ दें तो हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, NDP एट फैक्टर कोस्ट की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं कि NDP से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड करें। तो हमारे पास में यदि NDP एट फैक्टर कोस्ट है, NDP एट फैक्टर कोस्ट है, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP एट FC। कैसे ज्ञात करें, पहला ये N है और वहाँ नेशनल इनकम में भी NNP है, तो ये N है इसलिए वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड देखिए, यहाँ डोमेस्टिक है, वहाँ नेशनल है, तो डोमेस्टिक छोटा है तो हम क्या जोड़ें, हम NFIA को जोड़ें। जैसे ही हमने NFIA को जोड़ा तो ये क्या बन गया, ये बन गया NNP एट FC। ये NNP एट FC बन जाएगा। प्रीवियस देखिए वापस आप यहाँ पे कि हमने यदि NDP FC में से मैं NFIA को जोड़ा तो क्या बन गया, इसको जोड़ते ही बन गया अपना NNP एट FC बन गया। क्लियर है यहाँ तक कि राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त हुई। NDP FC में हमने विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ा तो हमें NNP एट FC अर्थात राष्ट्रीय आय प्राप्त हो गई। आगे देखिए कि व्यय विधि क्या होती है। व्यय विधि में देखेंगे कि जो उत्पादन के साधन हैं वो वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो खर्च करते हैं, उन खर्च के बदले उस खर्च को यदि जोड़ दिया जाए तो जो डेटा हमें प्राप्त होगा वो राष्ट्रीय आय होगी। किससे, कि जो खर्चा किया जा रहा है, चाहे वो उपभोग में किया जा रहा हो, चाहे वो निवेश में किया जा रहा हो, चाहे वो सरकारी खर्च हो,
चाहे अपन शुद्ध निर्यात की बात करें तो ये सारे अपन व्यय विधि के अंदर जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो प्रोडक्ट बना था उसको खरीदने के लिए जितना खर्च किया जाता है उस खर्च को यदि जोड़ा जाए तो व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। इसे उपभोग और निवेश विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उपभोग और निवेश को जोड़ा जाता है। देखिए मेथड क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा, किस किस को अपन जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तिगत अंतिम उपभोग, इसका मतलब हो गया हम जोड़ेंगे सी, लेकिन कौन सा सी? अंतिम उपभोग, किसका? व्यक्तियों का अंतिम उपभोग जोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम किसको जोड़ेंगे? सरकार के अंतिम उपभोग को भी जोड़ेंगे। नंबर 3 हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसको भी जोड़ेंगे। और लास्ट देख लीजिए, निवल निर्यात, शुद्ध निर्यात को अपन इसके अंदर जोड़ेंगे। तो जैसे ही इनको जोड़ा जाता है, जिसको अपन कहते हैं C + I + G + X - M की जो बात करते हैं, तो इसको व्यय विधि भी कहा जाता है। इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? GDP की हमें प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, किस किस को जोड़ा अपन ने इसके अंदर? पहला जोड़ा अपन ने इसको C को, फिर जोड़ा I को, फिर G को, फिर अपन ने जोड़ा X, फिर माइनस किया M को। तो इस तरीके से हम व्यय विधि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई शुड एक्सपोर्ट बी इंक्लूडेड इन GDP? तो इसका कारण ये है क्योंकि निर्यात घरेलू उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का ही एक भाग है, इस कारण अपन इसके अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ? GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमको पता है कि GDP एट मार्केट प्राइस यदि हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, यदि GDP एट मार्केट प्राइस है तो पहले इस G को N बनाएंगे, तो क्या माइनस करेंगे? डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। क्या बन गया? NDP एट मार्केट प्राइस बना। अब इस NDP मार्केट प्राइस में से हम क्या माइनस करें या क्या जोड़ें? तो हम D को N बनाना चाह रहे हैं तो प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? NFIA को प्लस किया। जैसे ही NFIA को प्लस किया तो क्या बन गया? ये NNP एट मार्केट प्राइस बन गया। अब इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे NIT को माइनस करेंगे। जैसे NIT को माइनस किया तो हमें किसकी प्राप्ति हो गई? NNP एट FC की प्राप्ति हो गई, जो हमारी राष्ट्रीय आय है। इस तरीके से व्यय विधि के द्वारा अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, व्यय विधि हो, चाहे आय विधि हो, चाहे उत्पाद विधि हो, जिसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आप